गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जो वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ वो शायद आपके समझ में आ रहे होंगे। आज जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक देखना और अधिक से अधिक लाइक करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, अपना जो 5 का चैप्टर चल रहा है अभी सेकेंड यूनिट में, उसके मैंने कुछ पार्ट आपको बताए हैं। अभी उसमें 2-3 दिन और लगेंगे, फिर जाके वो चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। तो 5 का जो चैप्टर है उसका अपना नाम क्या है? प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें अपना कल टॉपिक चल रहा था प्रासरण। प्रासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ओस्मोसिस। प्रासरण की डेफिनेशन आपको बता दी गई थी। फिर आपके लिए मैंने एक हेडिंग डाली थी, प्रासरण के प्रकार। लेकिन मैंने ये कहा, प्रासरण के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक बिंदु पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया था मैंने, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, यह टॉपिक अपना चल रहा था। तो विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार बताए थे मैंने। कितने प्रकार बताए थे आपको मैंने? 3 प्रकार बताए थे। पहला अपना प्रकार था समपराश्री विलयन। सेकंड मैंने बताया था अल्पपराश्री विलयन। और 3 नंबर पे अपना था अति पराश्री विलयन। ये 3 प्रकार थे, समपराश्री विलयन, अल्पपराश्री विलयन, अतिपराश्री विलयन। सम का अर्थ होता है समान, अल्प का अर्थ होता है कम, अति का अर्थ होता है ज्यादा। जैसे समपराश्री विलयन की दोबारा चर्चा करें। किसी मानिए कहें विलयन की सांद्रता वह कोशिका द्रव्य की सांद्रता बराबर होती है। समपराश्री विलयन में दोनों की सांद्रता बराबर होगी, मानी किसी विलयन की सांद्रता वह कोशिका द्रव्य की सांद्रता, कोशिका द्रव्य की सांद्रता क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम क्या कहेंगे? समपराश्री विलयन। अल्पपराश्री विलयन की बात करें, अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। तो इसमें बताया हम विलयन की सांद्रता। सेकंड है ना अल्पपराश्री विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम होती है। की सांद्रता से क्या होती है? कम। अल्प का यहाँ क्या है? कम। तो ये कहें, हम दोबारा सुन लेना, विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से क्या हो? कम। उसे आप क्या कहोगे? अल्पपराश्री विलयन। लास्ट अपना अतिपराश्री विलयन।
अति का अर्थ क्या होता है? ज्यादा। तो यहां बताया है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की, यहां इसको देखो ऊपर लिखते हैं, थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक होगी, कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक होगी। ये चर्चा हमने कल की थी। तो सम का क्या है? समान विलयन की सांद्रता और कोशिका द्रव्य की सांद्रता क्या होती है? बराबर। अल्प प्रासरी विलयन में क्या बताया है? अल्प का अर्थ क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ? कम। तो यहां बताए किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से क्या हो? कम हो। और 3 नंबर पे अपना कौन सा? अति प्रासरी विलयन। किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से क्या हो? अधिक। तो उसे आप क्या कहोगे? अति प्रासरी विलयन। अब ये तीनों आपको समझ में आ गए तो आप पढ़ेंगे प्रासरण के प्रकार। तो देखो प्रासरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रासरण प्राय 2 प्रकार के होते हैं। प्रासरण के प्रकार अपना टॉपिक चल रहा है। तो प्रासरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है बहिःप्रासरण। फर्स्ट का नाम क्या? बहिःप्रासरण। और सेकंड है अपना अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण। फर्स्ट नाम बताया आपको बहिःप्रासरण और सेकंड नाम क्या बताया आपको मैंने? अंतःप्रासरण। तो फर्स्ट की बात करेंगे हम, बहिःप्रासरण की बात करेंगे। बहि का अर्थ होता है बाहर निकलना। बहि का अर्थ क्या है? बाहर निकलना, बाहर निकलना। तो देखो इसमें इसकी डेफिनेशन हम क्या दें बहिःप्रासरण की? यदि किसी पादप कोशिका, यदि किसी, थोड़ा ऊपर लिखता हूं उसको देखो, यदि किसी पादप कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है, विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका से जल के अणु बाहर निकलने लगते। इस क्रिया को बहिःप्रासरण कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देखें आप सभी की, मैं इसको समझाता हूं किस प्रकार से। यदि किसी पादप कोशिका को कौन से विलयन में रखेंगे हम? अति प्रासरी विलयन में रखते हैं या रखा जाता है तो पादप कोशिका से जल के अणु बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को बहिःप्रासरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिःप्रासरण कहते हैं। जैसे यहां देखना आप,
ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसमें नमक का घोल है, गाढ़ा नमक का घोल। वही प्राशन को समझने के लिए हमने क्या लिया, एक बीकर लिया है, बीकर में नमक का गाढ़ा घोल लिया है। तो गाढ़ा जो घोल है वो किसको इंगित कर रहा है यहाँ, अति प्रासरी विलयन को। इसके अंदर आप अंगूर को रखो, किसको रखेंगे हम, अंगूर को। कि एक बीकर लेंगे, बीकर में नमक का गाढ़ा घोल लेंगे, उसके अंदर हमें अंगूर को रखेंगे। तो अंगूर है वो किससे रिलेटिव है, पादप से, मानी अंगूर है वो एक पादप है। तो मानिए कहने का अर्थ है इसमें जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका। कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद आप देखोगे तो अंगूर से जो जल के अणु हैं वो बाहर की ओर निकलते हैं। अंगूर जो आपने रखा है उससे जल के अणु बाहर की ओर निकलेंगे। तो बाहर की ओर निकल रहे हैं तो वहां कौन सा प्रासरण हो रहा है, वही प्रासरण। यहाँ अंगूर की जो कोशिका झिल्ली है वो किसका कार्य कर रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली का, अर्धपारगम्य झिल्ली का। दोबारा सुनना, वही प्रासरण की परिभाषा, यदि किसी पादप कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो पादप कोशिका से जल के अणु बाहर निकलने लगते हैं। इस क्रिया को आप क्या कहोगे, वही प्रासरण। वही प्रासरण को समझने हेतु मैंने आपको प्रयोग बताया है। एक बीकर लेंगे, बीकर में गाढ़ा नमक का घोल रखेंगे, उसके अंदर आप एक अंगूर रखोगे। अंगूर की जगह आप फूली हुई किशमिश भी रख सकते हो, फूली हुई क्या रख सकते हो, किशमिश भी रख सकते हो। कुछ समय बाद देखोगे तो जो आपने पादप कोशिका रखी है उससे जल के अणु बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, उसे वही प्रासरण कहते हैं। सेकंड बिंदु देखो आप पढ़ेंगे, अंतः प्रासरण, अंतः प्रासरण। सेकंड बिंदु अपना अंतः प्रासरण, अंतः प्रासरण। अंतः का अर्थ क्या होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर। प्रासरण की डेफिनेशन आप जानते हो। तो अंतः प्रासरण है, इसमें अंतः शब्द आया, इसका अर्थ है यहाँ अंदर की ओर। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी पादप कोशिका को, यदि किसी पादप कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो विलयन से जल के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को अंतः प्रासरण कहते हैं, अंतः प्रासरण कहते हैं। देखना मैंने क्या डेफिनेशन बताई है या लिखी है बोर्ड पे, यदि किसी पादप कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो
अंतःप्रासरण कहते हैं। अंतःप्रासरण को समझने हेतु हम ये प्रयोग करते हैं। तो वापिस एक बिक कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों? बीकर। अब यहाँ कैसा विलयन होना चाहिए? अल्प प्रासरी विलयन। तो इसमें आपको जल लेना है। क्या लेना है? जल प्लस 1 या 2 चम्मच चीनी की लेनी है। तो जल की मात्रा यहाँ अधिक है, चीनी की मात्रा यहाँ बहुत कम है, इसलिए जो विलयन बनेगा वो कैसा है? अल्प प्रासरी विलयन। इसके अंदर आप किशमिश रखोगे। इसके अंदर आप किशमिश रखोगे। जैसे मार्केट से हम किशमिश लेके आते हैं और कई बार हम घर पर खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। जब आप खीर खाने बैठते हो तो आप देखते होंगे किशमिश फूल जाती है, फूलती है ना। तो वैसे ही यहाँ क्या बताया आपने? एक बीकर लेना है। बीकर में आपको पानी डालना है, उसमें 1 चम्मच आपको क्या डालनी है? चीनी। फिर वो घोल बनाएंगे हम। जो घोल बनेगा वो एक प्रकार का क्या होता है? विलयन। और ये विलयन किस टाइप का बनेगा? यहाँ अल्प प्रासरी विलयन। इसके अंदर आप मार्केट से लाकर किशमिश डालोगे तो 2-3 घंटे बाद हम देखते हैं तो किशमिश फूल जाती है। तो किशमिश फूली क्यों? क्योंकि विलयन में से विलायक के अणु इसमें प्रवेश कर गए किशमिश में। तो विलायक एक प्रकार का क्या है? जल। अरे विलायक को हम क्या बोल रहे हैं? जल। तो हम ये कहें कि विलयन में से जल के अणु किसमें प्रवेश कर गए? किशमिश में। तो ये अंदर की ओर जा रहे हैं। तो अंदर की ओर जा रहे हैं तो कौन सा प्राशन होगा यहाँ? अंतःप्राशन। तो दोबारा एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूं, देखना ध्यान से। यदि किसी पादप कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो विलयन से जल के अणु किसमें प्रवेश करेंगे? पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? अंतःप्रासरण कहते हैं। प्रयोग में आपको क्या करना है? बीकर लेना है। बीकर में आपको क्या डालना है? जल। और उसमें हल्की सी आपको क्या डालनी है? चीनी। क्या बन जाएगा अपना? विलयन। किस टाइप का विलयन बन जाएगा अपना? अल्प प्रासरी विलयन। कैसा विलयन बना अपना? अल्प प्रासरी विलयन। अब इस अल्प प्रासरी विलयन में आप क्या रखोगे? मार्केट से जो किशमिश लेके वो रखेंगे, सिकुड़ी हुई है ना किशमिश, वो रखेंगे इसमें। 3-4 घंटे बाद में देखेंगे तो किशमिश अपने को खुली हुई नजर आएगी। इसका अर्थ है किशमिश में कौन सा प्रासरण हुआ? तो अंतःप्रासरण हुआ। तो इस प्रकार प्रासरण के कितने प्रकार के रखे हैं अपनी बुक में? 2। एक तो बहिःप्रासरण और दूसरा अंतःप्रासरण। अब प्रासरण है उसका महत्व क्या है? तो ये पढ़ेंगे। प्रासरण का महत्व क्या है? प्रासरण का महत्व। प्रासरण का महत्व। महत्व में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे बीज होते हैं, बीज होते हैं वो जल का अवशोषण करके क्या होते हैं? परिस्फुटित हो जाते हैं। इसी प्रकार फल होते हैं, उनका परिस्फुटन होना। तो एक बिंदु क्या लिखा है? बीजों व फलों का परिस्फुटन होना। परिस्फुटन होना। दूसरा बिंदु हम लें मूलों द्वारा जल का अवशोषण। मूलों द्वारा जल का अवशोषण ये मोस्ट है, अपने को याद रखना है। प्रासरण के महत्व में ये मोस्ट है जो अपने को याद रखना है। मूलों द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? यानी कौन सी क्रिया के द्वारा? तो आप कहोगे प्रासरण के द्वारा। एक और बताया आपको कि
जैसे कोशिका है, कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण होना, कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण होना, यह भी किसको इंगित करेगा? प्रासरण को। नेक्स्ट और बताएं आपको, जैसे तरुण पादपों की वृद्धि होना, तरुण पादपों की वृद्धि होना, ये भी किसका महत्व है? प्रासरण का। तो सबसे बेस्ट प्रासरण का महत्व तो आपको ये याद रखना, मूलों द्वारा जल का अवशोषण, बीजों और फलों का परिस्फुटन होना, कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण होना, तरुण पादपों की वृद्धि, ये सभी किसको इंगित करता है? प्रासरण के महत्व को इंगित करता है। तो हमने अभी तक अपनी 3-4 क्लासें हुई है ऑनलाइन, जिनमें विसरण के बारे में और प्रासरण के बारे में पढ़ा है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना प्रासरण के बाद में, वो है, देखो बोर्ड पे कौन सा, जीव द्रव्य संकुचन, जीव द्रव्य संकुचन, और एक नाम है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन और एक यहाँ नाम क्या होता है? जीव द्रव्य संकुचन। तो जीव द्रव्य संकुचन के बारे में हम देखें कि जीव द्रव्य संकुचन क्या होता है। देखो, जीव द्रव्य संकोचन, तो जीव द्रव्य के बारे में बताया। जैसे ये कोई कोशिका है, ये कोई क्या है? कोशिका, जिसमें ये क्या है? केंद्रक। यहाँ आप सभी को पता है कोशिका द्रव्य है, साथ में कोशिकांग भी है, इसमें कोशिका द्रव्य भी है, कोशिकांग भी है। बात करेंगे हम कौन सी सेल की? पादप सेल की बात करें। कौन सी सेल की बात करें? पादप सेल की। जैसे ये पादप सेल बन गई भाई, या जैसे इस प्रकार से बनाऊंगा इसको, पादप सेल बनाई जाए यहाँ इस टाइप से। ये कोई पादप सेल है, ये पादप सेल है जिसमें यहाँ केंद्रक है और यहाँ क्या है? रिक्तिका है। ये क्या है? रिक्तिका। और ये क्या है? केंद्र। और इसके अंदर टोटल क्या है? कोशिका। तो पादप सेल की जो बाह्य भित्ति होती है उसको तो बोलते हैं हम सेल वॉल, या कोशिका भित्ति अंदर की तरफ होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या कोशिका झिल्ली। ये जो पादप सेल है इसके बारे इसका क्या होगा? जीव द्रव्य कुंचन होगा। तो जैसे यहाँ रिक्तिका है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। अगर इस पादप सेल है, इसको आप किस में रखोगे? अति प्रासरी विलीन में रखेंगे, तो इससे जल के अणु बाहर की तरफ आएंगे। क्या होंगे? जल के अणु बाहर की तरफ आएंगे। तो जल के अणु बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है यहाँ कौन सा प्रासरण हो रहा है? वही प्रासरण। अब जल के अणु बाहर की तरफ आएंगे तो ये जो इसकी रिक्तिका ये क्या होगी? छोटी होगी। अब रिक्तिका में क्या होता है? जल होता है, तो जल बाहर की तरफ आएगा तो रिक्तिका छोटी होगी। छोटी होगी तो किस क्रम
जीवद्रव्य है वो क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। माने कोई भी पादप सेल है उसको आप किस में रख रहे हो, अतिप्रासरण विलयन में, वहां कौन सा प्रासरण होगा, बहिःप्रासरण, जिसके कारण क्या होगी, पादप सेल है वो सिकुड़ जाएगी। और पादप सेल का सिकुड़ना ही किसको इंगित करता है, जीवद्रव्य संकुचन को। ठीक है, और कल पढ़ेंगे।